Hello students, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of class 7 chapter 7 weather, climate and adaptations of animals to climate. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and odds given in your textbook. So without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer questions. In that, question number 1, what changes from day to day, the weather or the climate? वेदर या क्लाइमेट इनमें से कौन सा एवरीडे चेंज होता है? सो द आंसर विल बी वेदर. क्यों? बिकॉज वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम का एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताता है और क्लाइमेट जो है वो थोड़े लॉन्ग टर्म का एंड ज़्यादा एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताता है. सो द करेक्ट आंसर दैट इज वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. ओके. Next, question number 2, at what time during the day the temperature at the place is the highest? किसी भी जगह का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा दिन में, ऐसा कौन सा टाइमिंग होता है? ठीक है, तो किसी भी जगह का ऐसा क्या टाइमिंग है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस जगह का? सो द आंसर विल बी एट आफ्टरनून. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द coastal or inland area are cooler and wetter? सो कोस्टल एरिया कौन सा होता है? जो कि एक लैंड एंड वाटर जहाँ पे मीट करते हैं, उनका जो बॉर्डर लाइन होता है दैट इज कॉल्ड कोस्टल लाइंस और कोस्टल एरियाज. ठीक है. नाउ इनलैंड एरियाज कौन से होते हैं? जो कि शहर के बीचों बीच होता है, वो इन कोस्टल लाइन से दूर रहते हैं. ठीक है. सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी कोस्टल एरियाज, जहाँ पे कूल और वेट होगा बिकॉज वो वाटर बॉडीज के नियर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एडेप्टेशन ऑन द जेनेटिक बेसिस कॉल्ड? जो एडेप्टेशन जेनेटिक बेसिस पे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोज एडेप्टेशंस आर कॉल्ड परमानेंट. ठीक है. सो वो जेनेटिक बेसिस पे जो एडेप्टेशंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन वन एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स. कोई भी एक पेंगुइन के एडेप्टेशन का बताना है. कोई भी एक एडेप्टेशन ऐसा बताना है जो कि पेंगुइन्स ने अडेप्ट कर रखा है अपने सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए. सो द आंसर विल बी दे स्टे हडल्ड टुगेदर, मीन्स वो झुंड में रहते हैं. ओके. Next, moving on to section B, asking short answer questions. In that, question number 1, mention 2 human activities which influences the climate of a place. कोई भी 2 ह्यूमन एक्टिविटी बतानी है जिसकी वजह से उस जगह का जो क्लाइमेट है वो अफेक्टेड होता है. ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है. So the 2 activities which influence the climate of that place will be large scale cutting of trees and industrialization. ठीक है, ये 2 reasons हम ले सकते हैं, ये 2 human activities हम ले सकते हैं जो कि climate को बहुत अच्छे से influence करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर. वेदर के डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम बताने हैं. सो द डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, तो वो भी वेदर के अंडर पे ही पड़ता है, वेदर का ही एक एलिमेंट है. ठीक है. सो ह्यूमिडिटी विल ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ वेदर अलॉन्ग विथ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. क्लियर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. तो यहाँ पे पूछा था कि कोई भी हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बतानी है 2 जो कि वहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. यहाँ पे पूछा है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऐसे बताने हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सी से उसकी कितनी दूर है या कितनी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है वो. देन ओशन करेंट्स, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, then mountains, distance from equator and El Nino effect.
ठीक है। ओके, नाउ सो व्हाट इज दिस एल नीनो इफेक्ट? जब सेंट्रल और ईस्ट पैसिफिक जो ओशन होता है उसका जो सरफेस वाटर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसके टेम्परेचर में चेंजेस होता है या टेम्परेचर वार्म हो जाता है, उस टाइम पे एक ओशन एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट इंटरेक्शन होता है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, तो दैट इज ऑलरेडी एज इट इज सेड कि दैट इज अ ओशन क्लाइमेट इंटरेक्शन। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो भी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो कि उस जगह के क्लाइमेट को वो इफेक्ट करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स और द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट एट एनी प्लेस। क्लियर? Next, question number 4. Name one animal living in polar region. Mention 3 of its adaptation. तो किसी भी एक ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो कि पोलर रीजन में रहते हैं और उसके 3 एडेप्टेशंस हमें मेंशन करने हैं। ठीक है, सो द एनिमल नेम आई हैव चोज इज पोलर बियर। ठीक है, उसके 3 फीचर्स क्या हैं? लेट्स सी, दे हैव वाइट थिक फर। तो वो जो वाइट थिक फर है वो उनको कैसे किस चीज में हेल्प करता है? लेट्स सी। सो वाइट थिक फर मेक्स देम नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड। तो वाइट थिक फर जो है वो एक तरीके से उनको केमोफ्लैग का काम करता है। केमोफ्लैगिंग क्या होता है? जब वो अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाते हैं तो उनके वाइट फर की वजह से उस स्नोई एटमॉस्फेयर में उनको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, मीन्स वो उतना जल्दी विजिबल नहीं होते। एज द रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? वाइट फर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। तो जिसकी वजह से उनका जो वाइट फर है, वाइट कलर का फर है, दैट हेल्प्स देम कि वो खुद को प्रीडेटर्स से, शिकारियों से सेव कर सके और खुद अपने शिकार को पकड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट इज इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उनका जो थिक फर होता है वो और क्या काम करता है? थिक फर की वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से भी बच पाते हैं, उस कंडीशन में भी रह पाते हैं। सो वाइट कलर का होता है दैट हेल्प्स देम टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स एंड कैच देयर प्रे, और वो थिक फर होता है जो कि उन्हें एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन से बचने की मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उनके पास? लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। सो ये जो फैट का लेयर है उनके स्किन के नीचे, वो उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? एडिशनल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड। ये उनको एक एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि उनके बॉडी का जो वार्म है वो बाहर ना जा सके और उनकी बॉडी हमेशा गर्म रह सके, जिससे कि वो उस कोल्ड एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो वो इंसुलेशन क्या करता है? वो अपने बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकता है, उनका जो फैट का लेयर होता है स्किन के नीचे, दैट। ठीक है, नेक्स्ट दे हैव वाइड एंड लार्ज पॉज हैविंग क्लॉज। सच paws help polar bear in swimming, walking on snow, digging the snow, holding the prey and self defense। तो वैसे पॉज जिसके साथ जिसमें क्लॉज भी है वो उनको क्या हेल्प करती हैं? वो उनको चलने में हेल्प करती है, स्नो में स्विम करने में हेल्प करती है, स्नो को डिग करने में हेल्प करती है, एंड अपने प्रे को पकड़ने में और खुद के सेल्फ डिफेंस में भी दे यूज देम। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ पोलर बियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 4 एडेप्टेशन इन एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के हमें 4 एडेप्टेशंस बताने हैं। ठीक है, अब क्या पता है हमें कि एलिफेंट्स जो हैं वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। अब रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए उनको क्या क्या एडेप्टेशंस करने पड़ेंगे? लेट्स सी।
First, the introduction part here given is elephants adapt to the climate of the rainforest. जैसा मैंने बताया कि वो रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट में खुद को अडेप्ट कर चुके हैं, जिसके लिए उन लोगों ने क्या क्या अडेप्टेशंस लिए हैं. दैट इज फर्स्ट वन, लार्ज फैन लाइक ईयर्स. उनके जो कान होते हैं वो बड़े बड़े फैन लाइक होते हैं. ठीक है, अब ये किस चीज़ में एलिफेंट्स की हेल्प करते हैं? These help elephants to hear even the very soft sound, keep cool in hot and humid climate. The thin skin over the ears can lose heat quickly. तो ये उनको हेल्प करता है, बिल्कुल स्लो जो भी साउंड होगा वो भी वो आराम से सुन पाते हैं. साथ ही ये उनकी हेल्प करता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट से. ठीक है, क्योंकि उनका जो थिन स्किन होता है ईयर के ऊपर वो आराम से हीट लॉस कर लेता है बहुत जल्दी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लार्ज ट्रंक. उनकी लार्ज ट्रंक होते हैं. नाउ दिस एलिफेंट्स हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इट स्मेल थ्रू इट ट्रंक. तो वो किससे स्मेल करते हैं? अपने सूर से. उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है स्मेलिंग का, जो कि उनके लार्ज ट्रंक की वजह से होता है. नाउ इट यूजेस इट्स ट्रंक फॉर होल्डिंग, पिकिंग अप थिंग्स, इंक्लूडिंग इट्स फूड. और किस काम के लिए वो अपने ट्रंक का यूज़ करते हैं? दैट इज़ फॉर होल्डिंग. किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए, जैसे खाना उठाने के लिए भी वो यूज़ करते हैं अपने ट्रंक को. देन दे हैव टस्क. द टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर इट्स मॉडिफाइड टीथ. जो टस्क होते हैं, जो हम दांत देखते हैं बाहर दो हाथी के, दोज आर कॉल्ड टस्क, जो कि उनके मॉडिफाइड टीथ होते हैं. किस लिए यूज होते हैं? इट यूजेस इट्स टस्क फॉर डिगिंग द रूट्स ऑफ फूड प्लांट्स और टेयरिंग द बार्क ऑफ ट्रीज टू गेट द इनसाइड पल्प. तो जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? फूड प्लांट्स के रूट्स को डिग कर पाते हैं और जो बार्क्स होते हैं ट्री के उसको भी टेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो पल्प है वो उनको मिल सके. नाउ टस्क अनेबल्स एलिफेंट्स टू compete फॉर फूड rather वेल. और ये टस्क उनको हेल्प करता है अपने खाने के लिए compete करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ अडेप्टेशन क्या है? लार्ज पिलर लाइक लेग्स. तो उनके लार्ज पिलर लाइक लेग्स होते हैं, 4 लार्ज पिलर लाइक लेग्स टू बैलेंस इट्स बल्की बॉडी बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड बेस. जो कि उनके जो बड़े से शरीर को बैलेंस करते हैं एक बहुत अच्छे ब्रॉड बेस प्रोवाइड करके. द cushion like pads under its feet provide cushion during walking. तो उनके पैरों के नीचे जो cushion like pads प्रेजेंट होते हैं वो उनके चलने के समय उनको cushions प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, so these were the 4 adaptations in elephants. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, आस्किंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स. तो ये वही क्वेश्चन है. इसके अंदर जोग्राफिकल फैक्टर्स या ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं पूछा. इसके अंदर एज अ होल पूरा पूछा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट का, किसी एक प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. तो अब हम जो आंसर लिखेंगे उसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होंगे. सो सम जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या होंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, then mountains, distance from equator, El Nino effect, and then we will add human activities such as large scale cutting of trees and industrialization etc. ठीक है, सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ साथ में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स सबको मिला के हम इसका आंसर लिखेंगे, जो कि है कि फैक्टर्स क्या क्या है किसी भी जगह का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेदर. वेदर से आप क्या समझते हैं एंड हाउ इज वेदर फोरकास्टिंग डन, और वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती है. So now what is weather? The short time atmospheric conditions at a particular place and time with respect to temperature, relative humidity,
rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. तो वेदर क्या होता है, किसी भी जगह का शॉर्ट टाइम का एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताता है, उस पर्टिकुलर प्लेस और उस पर्टिकुलर टाइम का किसके रेस्पेक्ट में, वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब के रेस्पेक्ट में वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेदर। अब वेदर फोरकास्टिंग होता कैसे है? वेदर फोरकास्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा collected by weather balloons, satellite photographs of the cloud formation etc. तो वेदर फोरकास्टिंग कैसे होता है? बेस करके जो डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं। कौन से डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं? जो भी वेदर बेस्ड डेटाज होते हैं, जो कि वो वेदर बैलून से या फिर जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भेजता है कि कैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, उन सब को बेस करके, उन सब कलेक्टेड डेटास को बेस करके वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट what time of the day or night the temperature at any place is maximum and minimum? Name the instrument used for recording maximum and minimum temperature of the day. तो पूरे दिन में या रात में ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जब वो मैक्सिमम होता है? ऐसा कौन सा टाइम होता है जब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? ये दो पूछा है। साथ में ये भी पूछा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून को मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और मिनिमम कब होगा? इन द अर्ली मॉर्निंग। और सबसे मिनिमम टेम्परेचर कब होगा? अर्ली मॉर्निंग को, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स। और उनका कैसे मेजर किया जाता है? जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स होते हैं उसकी हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस पूछा है। तो पहला डिफरेंस क्या है? वेदर जो है इज एप्लीकेबल टू अ स्मॉलर एरिया, मे बी अ सिटी और अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ सिटीज। और क्लाइमेट क्या है? दैट इज एप्लीकेबल टू लार्ज एरियाज, मे बी स्टेट और रीजन। तो एक ज़्यादा जगह जुड़ के जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एटमॉस्फेयर के बारे में, दैट विल बी क्लाइमेट। और जब वो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक डेटा होगा तो दैट विल बी द वेदर, ठीक है। तो जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, वेदर डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ प्लेस। एंड क्लाइमेट क्या डिस्क्राइब करता है? वो लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 25 to 30 ईयर्स का एवरेज लेके वहाँ के वेदर कंडीशंस का बताता है, ठीक है। तो मीन्स वेदर क्या हुआ? वहाँ के शॉर्ट टर्म का एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और क्लाइमेट क्या हुआ? वहाँ के 20 to 25 और 30 ईयर्स का वेदर कंडीशन लेके एक पूरा पिक्चराइजेशन करना कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, एक लंबी जगह, एक ज़्यादा जगह को लेके, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट, ठीक है। नाउ वेदर एट अ प्लेस में चेंज सडनली। किसी भी जगह का जो वेदर है वो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज टेक्स प्लेस वेरी स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत टाइम लेता है चेंज होने के लिए। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है वो बहुत टाइम का वेदर कंडीशन को फोकस करके फिर उस चेंजेस को हम ला सकते हैं या फिर उस चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके क्लाइमेट में। इसीलिए क्लाइमेट चेंज विल टेक मच टाइम, बट वेदर कंडीशंस और वेदर चेंजेस में अकर सडनली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स टू द पोलर रीजन। पेंगुइन्स में कौन से एडेप्टिव मेजर्स है या फीचर्स है जो कि उन्हें पोलर रीजन में रहने में हेल्प करती है? तो पहला क्या है? वाइट फेदर्स ऑन द बेली। वाइट फेदर्स ऑन द बेली मर्ज with the snowy background. This protects penguins from their predators, and short but thick feathers make their body waterproof. तो white feathers, जैसा कि हमने पोलर बेयर्स में भी पढ़े थे, वाइट फेदर्स की वजह से क्या होता है, ये अपने सराउंडिंग के साथ, अपने स्नोई सराउंडिंग के साथ आराम से मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकारियों से बच सकते हैं, खुद को शिकारियों से बचा लेते हैं, ठीक है।
और उनके जो शॉर्ट बट जो थिक फेदर्स है वो उनकी बॉडी में एक वाटर प्रूफिंग का काम भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। थिक एक लेयर होती है। अब ये जो द अंडर स्किन फैट है जो कि थिक है एंड द फेदर्स जो इनकी बॉडी पे हैं पेंगुइन्स की, वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं पेंगुइन्स को फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। So the underskin fat, thick skin and feathers on the body protect penguins from extreme cold condition। बहुत ठंड की कंडीशन में उनको वहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेब्ड फीट एंड फ्लैटन्ड फ्लिपर लाइक विंग्स। तो ये जो फीचर्स है ये सब पेंगुइन्स को हेल्प करते हैं स्विम करने में। क्या क्या, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो कि वाटर का जो एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक फोर्स अप्लाई करता है वाटर पेंगुइन के ऊपर, उसको ओवरकम करने के लिए पेंगुइन के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। देन उनके पास वेब्ड फीट होते हैं एंड उनके पास एक फ्लैटेंड फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं जिनकी मदद से वो पानी में स्विम कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है, पेंगुइन्स लिव इन ग्रुप्स एंड रिमेन हडल्ड टुगेदर। तो पेंगुइन्स क्या करता है, वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उनकी हेल्प कैसे करते हैं, दिस हेल्प्स देम इन कीपिंग वार्म, जिससे कि वो हमेशा गर्म रहते हैं उनके कोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन डी, आस्किंग टेक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट करना है हमें यहाँ से। फर्स्ट वन गिवन इज वेदर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, then average monthly temperature. So the answer will be, or the odd one out will be, average monthly temperature. That is average monthly temperature. क्यों? Because others are elements of weather. बाकी सब जो है वो weather के ही elements हैं। Next, weather, balloons, satellite photographs of cloud, weather forecast and then climate. So that is very obvious, that is climate will be the odd one out here because बाकी सब जो है those are concerned with weather forecasting. Third, Rajasthan, hot and dry climate, coastal area. So coastal area will be the odd one out because others are concerned with desert climate. बाकी सब जो है वो desert climate को बताता है, coastal area does not does so. Next is moderate climate, coastal area, polar region, tropical climate. The polar region will be the odd one out because others are related with the climate of our country. ठीक है, तो पोलर रीजन हमारी कंट्री में नहीं है, बाकी सब जो है वैसे क्लाइमेट कंडीशंस हमारी कंट्री में है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज वाइड एंड लार्ज पॉज, टेम्पररी एडेप्टेशन, पोलर बियर, वाइट थिक फर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्पररी एडेप्टेशन विल बी द ऑड वन आउट बिकॉज बाकी सब जो है वो सब परमानेंट एडेप्टेशन है पोलर बियर्स के। ठीक है, उनके वाइड एंड लार्ज पॉज होते हैं, वो पोलर बियर्स के वाइड एंड थिक फर होते हैं। तो बाकी सब जो है दोज आर कंसर्न्ड विद द परमानेंट एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन ई, that is asking to define the following terms. First term क्या है, weather and its element. तो weather का हमने थोड़ी देर पहले ही definition पढ़ा था कि weather क्या होता है, वो short term atmospheric conditions होते हैं at a particular place and time. किसके respect में, temperature, relative humidity, rainfall, wind speed etc. जिसको हम कहते हैं weather at that place. ठीक है, और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एक्सेट्रा आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चार्ट के बारे में। तो क्लाइमेट क्या है, द एवरेज वेदर कंडीशन एट एनी प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 25 to 30 years is called climate at that place. तो जो एवरेज वेदर कंडीशन होगा किसी भी जगह का बहुत दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बहुत दिनों से मतलब है 25 to 30 years का एक रिकॉर्ड शीट होगा
दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब क्लाइमेट चार्ट क्या होता है? द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट टेम्परेचर। तो जो एनुअल रिकॉर्ड होता है मीन्स साल भर का जो रिकॉर्ड होता है किसके बारे में? जो लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर हुआ और जो रेनफॉल हुआ किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, उसको हम कहेंगे क्लाइमेट चार्ट। तो क्लाइमेट चार्ट से हमें क्या पता चलता है? द क्लाइमेट चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर। तो इस क्लाइमेट चार्ट से किसी भी स्पेसिफिक पीरियड का, पूरे साल भर में किसी भी स्पेसिफिक पीरियड का हम क्लाइमेट, वहाँ के पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे कैसा रहा होगा या होगा। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आस्क्ड इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स टू पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनके एडेप्टेशंस बताने हैं, जनरल एडेप्टेशन। तो पहला क्या है? एनिमल्स जो लिव करते हैं पोलर रीजन में उनके पास क्या होता है? यूजुअली वाइट या फिर लाइट कलर के होते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है? दे आर नॉट इजीली विजिबल इन स्नोई बैकग्राउंड एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। इट्स ऑल्सो हेल्प देम टू कैच देयर प्रे। जिसकी मदद से वो जल्दी से विजिबल नहीं होते बिकॉज वो अपने आउटसाइड या एटमॉस्फेयर, नॉट एटमॉस्फेयर, आउटसाइड सराउंडिंग में आराम से मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकारियों से भी बच पाते हैं और अपने शिकार को भी आराम से पकड़ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोस्ट एनिमल्स लिव इन पोलर रीजन, हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर and utilize the energy for the food already stored in the body. Hibernation also minimize their metabolic activity. तो मोस्टली एनिमल्स जो कि कोल्ड क्लाइमेट को रेजिस्ट नहीं कर पाते वो क्या करते हैं? विंटर सीजन को एक स्लीप में स्पेंड कर देते हैं। दे अंडरगो अ लॉन्ग विंटर स्लीप, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और यू कैन से दे हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। और वो जो एनर्जी जो उनको फूड से मिलती थी, जो कि स्टोर हो रखी है, उसको ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, हाइबरनेशन की वजह से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी मिनिमाइज होते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है? द एनिमल्स इन दीज रीजन्स हैव थिक wool and fleece on their body. This protect them from extreme cold. तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास या उनकी बॉडी में एक थिक वुल और फ्लीस होते हैं जो कि वहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि वो वहाँ के बहुत ज़्यादा ठंड के जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, उससे उनको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्या है फीचर? दैट इज दे हैव फैट अंडर द स्किन विच ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। और उनके पास जो फैट है उनके स्किन के नीचे जो एक फैट का लेयर है, दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कीप देम वार्म। वो भी उनको गर्म रखने में उनकी मदद करता है और उस कोल्ड एटमॉस्फेयर से लड़ने में, प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म गिवन इज माइग्रेशन ऑफ पोलर बर्ड्स। ये क्या होता है कि बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड विंटर. To survive, they migrate to warmer regions as soon as winter sets in and return after the winter is over. This temporary change of living place, that is habitat, to avoid harsh weather condition is called migration. तो माइग्रेशन ऑफ पोलर बर्ड्स से क्या डिफाइन होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स पोलर रीजन में सरवाइव नहीं कर पाते, वहाँ के उतने ठंडे क्लाइमेट में वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो उस ठंडे क्लाइमेट को अवॉइड करने के लिए जैसे ही विंटर सीजन्स आते हैं वो किसी वार्म प्लेस में मूव कर जाते हैं. ठीक है, तो जब विंटर सीजन उनके प्लेस में ख़त्म हो जाता है या फिर दैट एंड्स अप, तो वो अपने जगह पे वापस आ जाते हैं. ठीक है, तो ये जो टेम्पररी उनका हैबिटेट चेंज हुआ बिकॉज ऑफ विंटर सीजन, क्योंकि वो विंटर सीजन में उतने ठंड को रेजिस्ट नहीं कर सकते, दैट टेम्पररी चेंज इन हैबिटेट
जो कि वो अपने हार्श वेदर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज माइग्रेशन. क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एडेप्टेशन इन एलिफेंट टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो ये हमने पहले भी पढ़ चुका है जब हमने पढ़ा था कि 4 एडेप्टेशंस ऐसे लिखने हैं जो कि एलिफेंट्स को हेल्प करते हैं, या 4 एडेप्टेशंस इन एनिमल्स हमें बताने थे. तो दैट इज सिमिलर टू दिस ऑफ एडेप्टेशन इन एलिफेंट टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो वही है रीजंस, या वही एडेप्टिव फीचर्स हैं इनके. दैट इज दे हैव लार्ज फैन लाइक ईयर्स, देन दे हैव लार्ज ट्रंक, tusk and large pillar like legs. Clear? So these are the 4 or few adaptations in elephants to tropical forest. Okay? So students, that's all for today's video. In our next video, we will come up with another chapter of class 7. Till then, stay tuned, keep learning, and thank you.